नमस्कार दोस्तों, बीकानेर कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम आज इतिहास के टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता नाम कैसे पड़ा? नामकरण से शुरू करते हैं कि इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता कैसे पड़ा। तो बात है कि प्राचीन समय में सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल प्राप्त हुए वो लगभग स्थल सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे प्राप्त हुए। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं वो सिंधु नदी वह इसकी सहायक नदियों के किनारे प्राप्त हुई। सिंधु है इसकी सहायक नदियों के किनारे प्राप्त होने के कारण इस सभ्यता का नाम कौन सा निकाला गया? सिंधु घाटी सभ्यता। तो नाम किसने रखा? तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे प्राप्त होने के कारण इस सभ्यता का नामकरण पुरातत्व विभाग के महानिदेशक, उस समय यानी तात्कालिक पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का जो नाम था वो रखा था कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता। जॉन मार्शल ने नाम क्या रखा था? सिंधु घाटी सभ्यता रखा। तो नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल। अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता किसने रखा? तो जॉन मार्शल ने रखा था। इस सभ्यता का नाम कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता। फिर बात आती है कि पुरातत्व विभाग का एक नियम था, अगर किसी भी सभ्यता का जो प्रथम ज्ञात स्थल प्राप्त होता है उसके नाम पर उस सभ्यता का क्या रख देंगे? नामकरण कर देंगे। तो पुरातत्व विभाग के नियमों के अनुसार इस सभ्यता का पहला जो स्थल प्राप्त हुआ वो हड़प्पा था, और हड़प्पा स्थल प्राप्त हुआ तो नियमों के अनुसार नाम क्या रखा गया? हड़प्पा सभ्यता। तो प्रश्न बना दूसरा कि इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता किसने रखा? तो पुरातत्व विभाग के नियमानुसार इस सभ्यता का नामकरण क्या किया गया? हड़प्पा सभ्यता। क्या किया गया? हड़प्पा सभ्यता। तो दो नाम हो गए। एक नाम है इस सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता, नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल ने। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण करने वाला जो विद्वान था वो कौन था? जॉन मार्शल। तो इस सभ्यता का पुरातत्व विभाग के नियमों के अनुसार नाम क्या रखा गया? हड़प्पा सभ्यता। अब इन दोनों में से पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता का उचित व सही नाम क्या है? तो इस सभ्यता का उचित व सही नाम क्या होगा? इस सभ्यता का उचित व सही नाम होगा हड़प्पा सभ्यता। सही नाम कौन सा होगा? हड़प्पा सभ्यता होगा उचित व सही नाम। सही नाम हड़प्पा सभ्यता होगा। हाँ, सही नाम कौन सा होगा? हड़प्पा सभ्यता। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो गलत नहीं करना कि सिंधु घाटी सभ्यता का उचित व सही नाम क्या है? तो उचित व सही नाम कौन सा होगा? हड़प्पा सभ्यता होगा। बात करते हैं, ये बात हुई किसकी? यानी नामकरण की। सभ्यता का क्या निकाला गया? नामकरण किसने रखा? तो नामकरण की दो बात कि प्रारंभिक समय में इस सभ्यता के स्थल सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे प्राप्त होने के कारण पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? यानी तात्कालिक पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे कौन? जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल ने इसका नाम क्या रखा है? सिंधु घाटी सभ्यता। जबकि पुरातत्व विभाग के नियमों के अनुसार प्रथम ज्ञात स्थल के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? हड़प्पा सभ्यता रखा गया। अब बात करते हैं कि इस सभ्यता के जो स्थल थे या सभ्यता की जो जानकारी थी वो सबसे पहले किसने दी? तो हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं उनकी बात। तो सर्वप्रथम बात करूं, ब्रिटिश शासन का समय था और ब्रिटिश काल के समय उनकी तीन महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी थी। एक प्रेसिडेंसी थी कौन सी? बंबई, दूसरी मद्रास और तीसरी थी बंगाल। बंगाल में उस समय अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजों के शासन के समय एक विद्वान है जिसका नाम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन था। तो चार्ल्स मेसन
देखो क्रमबद्धता से याद करना, 1826, दूसरी बात 1856, तीसरी बात 1861, चौथी बात 1921 और पांचवी बात 1922। तो ये सन से संबंधित बात है कि हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले ये जानकारी किसने दी कि यहाँ कुछ अंश हो सकते हैं? तो एक चार्ल्स मेसन नामक अंग्रेज था जो बंगाल से यात्रा करके लाहौर गया और लाहौर से कराची गया, और कराची जाते समय रास्ते में उसको एक टिल्ला दिखाई दिया। उस टिल्ले के बारे में उसने अंग्रेजों को बताया तो प्रश्न बना सिंधु घाटी सभ्यता के टिल्लों की ओर ध्यान आकर्षित करने वाला। प्रश्न बनता है सिंधु घाटी सभ्यता के टिल्लों की ओर ध्यान, तो सिंधु घाटी सभ्यता के टिल्लों की ओर ध्यान आकर्षित, के टिल्लों की ओर ध्यान आकर्षित किसने किया? ध्यान आकर्षित सर्वप्रथम किसने किया? तो ध्यान आकर्षित करने वाले अंग्रेज का नाम था चार्ल्स मेसन। अंग्रेज का नाम क्या था? चार्ल्स मेसन। अंग्रेज का नाम था चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन नामक अंग्रेज ने सर्वप्रथम यह अवगत करवाया कि यहाँ कुछ हो सकता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के टिल्लों की ओर ध्यान आकर्षित कब किया गया? 1826 में। अब इस अंग्रेज की बात को दबा दिया जाता है और ध्यान नहीं दिया जाता है। सन 1848 से लेकर 1848 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था कौन? लॉर्ड डलहौजी, और वो 1856 तक रहा। लॉर्ड डलहौजी के काल में पहली बार रेल सेवा का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो ये काल किसका? लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी जो भारत के गवर्नर थे 1848 में बनकर आए, 56 तक रहे। इन्होंने रेल निर्माण कार्य सेवा भारत में शुरू किया था, जबकि सबसे पहले रेल निर्माण सेवा इंग्लैंड में चलाई गई थी। भारत में शुरू करने का श्रेय डलहौजी को दिया जाता है, इसलिए डलहौजी को कहा जाता है आधुनिक भारत का निर्माता। आधुनिक भारत का निर्माता, मैं ये बोल दूं आधुनिक भारत का निर्माता कौन था? आधुनिक भारत का निर्माता कौन था? डलहौजी था। और डलहौजी ने रेल सेवा का कार्य प्रारंभ किया, डाक सेवा का कार्य प्रारंभ किया, तार सेवा का कार्य प्रारंभ किया। ये सारे काम किसके थे? डलहौजी के। तो डलहौजी के काल में पहली रेल सेवा प्रारंभ की गई कब? 1853 में। पहली रेल सेवा 1853 में प्रारंभ की गई। प्रथम रेल सेवा, रेल सेवा कहां से कहां तक? मुंबई से ठाणे तक, और 34 किलोमीटर की दूरी में चलाई गई थी पहली रेल सेवा। कितने किलोमीटर की दूरी में? 34 किलोमीटर की दूरी में पहली रेल सेवा प्रारंभ की गई। इसी काल में कराची से लाहौर तक रेल निर्माण कार्य भी प्रारंभ किया गया 1856 में। कहां से कहां तक? कराची से लाहौर तक। कराची से लाहौर तक रेल निर्माण, रेल मार्ग निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। तो रेल मार्ग निर्माण कार्य कब प्रारंभ किया गया? 1856 में। कहां से कहां तक? कराची से लाहौर तक। और वो रेल मार्ग निर्माण कार्य प्रारंभ करने वाले दो व्यक्ति थे, दो भाई थे, जिनको डलहौजी ने काम सौंपा था। वो दो कौन थे? एक का नाम था विलियम बरट, एक का नाम क्या था? विलियम बरट, और दूसरे का नाम था विलियम जॉन। तो विलियम बरट, विलियम बरट व विलियम जॉन नामक दो भाइयों ने मिलकर, एक का नाम बरट है, एक का नाम जॉन है, दोनों ने मिलकर रेल निर्माण मार्ग कार्य प्रारंभ किया। और उसी कार्य में यहां से निकली ईंटें, तो उन ईंटों का प्रयोग सर्वप्रथम किस कार्य में किया गया? रेल मार्ग निर्माण कार्य में किया गया। प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का प्रयोग सर्वप्रथम किस कार्य में किया गया? तो रेल मार्ग निर्माण में किसका प्रयोग किया गया? ईंटों का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया था? ईंटों का प्रयोग किया गया था। किस सभ्यता की ईंट? सिंधु घाटी सभ्यता की। अब प्रश्न सुनना, प्रश्न पूछते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का प्रयोग किया गया भवन निर्माण में, सड़क निर्माण में, रेल मार्ग में, ग्रेवल मार्ग में। ध्यान देना, भवन दिमाग में पहले आएगा कि भवन में ईंटों का प्रयोग किया जाता है, जबकि इसकी जो ईंटें उत्खनन के दौरान निकली उनका प्रयोग किसमें किया गया था? रेल मार्ग निर्माण
कार्य में किया गया था। कौन से कार्य में? रेल मार्ग निर्माण कार्य में क्या किया गया था? ईंटों का प्रयोग किया गया था। किसका? ईंटों का प्रयोग। वहां रेल मार्ग निर्माण करने वाले कौन थे? विलियम ब्रट और विलियम जोन थे। फिर बात आती है 1856 की। तो बात करें 1856 में क्या हुआ? 1856 में तो लाहौर से, कराची से लाहौर तक रेल मार्ग है ही। 1861 में पहली बार पुरातत्व विभाग का गठन किया गया था। और पुरातत्व जो विभाग था, उस पुरातत्व विभाग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? पुरातत्व विभाग का प्रथम अध्यक्ष था जॉर्ज एलेक्जेंडर कनिंघम। सुनना, 1861 में, कब की बात है? 1861 की बात है। 1861 में पुरातत्व विभाग का गठन किया गया था। पुरातत्व विभाग का गठन, पुरातत्व विभाग का गठन कब किया गया? तो पुरातत्व विभाग का गठन 1861 में किया गया था। कब किया गया? 1861 में किया गया था। और इस पुरातत्व विभाग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो बात कर रहे हैं पुरातत्व विभाग के प्रथम अध्यक्ष की। तो इसका प्रथम जो अध्यक्ष था, प्रथम अध्यक्ष था जॉर्ज एलेक्जेंडर कनिंघम। एलेक्जेंडर कनिंघम, जॉर्ज एलेक्जेंडर कनिंघम पुरातत्व विभाग का प्रथम अध्यक्ष था। प्रथम अध्यक्ष कौन था? एलेक्जेंडर कनिंघम था। अब प्रश्न पूछते हैं कि इस पुरातत्व विभाग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? देखो 61 की बात है। 57 से पहले गवर्नर जनरल थे। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद दरबार का आयोजन किया गया। और उस दरबार में पहली बार वायसराय पद का सृजन किया गया। और वायसराय भी वही था जो पहले गवर्नर था। तो गवर्नर और वायसराय दोनों पद पर नियुक्त होने वाला लॉर्ड कैनिंग था। तो पुरातत्व विभाग की स्थापना के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो भारत का गवर्नर नाम प्रयोग में न लेकर हम कौन सा प्रयोग में लेंगे? वायसराय। तो भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। तो स्थापना के समय वायसराय कौन था? वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। तो पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में की गई। पुरातत्व विभाग का गठन किया गया। उसका प्रथम अध्यक्ष एलेक्जेंडर कनिंघम था। प्रथम अध्यक्ष कौन है? ध्यान देना, यह अध्यक्ष कौन? कनिंघम। और यह है वायसराय। वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग था। 1921 में गठन करने के बाद 1902 में पुरातत्व विभाग का पुनर्गठन किया गया, जिसमें महानिदेशक नियुक्त किया गया था जॉन मार्शल को। तो बात 1900 अगर 2 की लिखें तो ध्यान देना, 1902, 1921, 1922। तो बात कर रहा हूं 1902 की। 1902 में पुरातत्व विभाग का क्या किया गया था? पुरातत्व विभाग का गठन किया गया था, पुनर्गठन। पुरातत्व विभाग का पुनर्गठन किया गया। और उस समय महानिदेशक किसको बनाया गया? उस समय महानिदेशक था, महानिदेशक जॉन मार्शल को बनाया गया था। और इसी जॉन मार्शल के नेतृत्व में क्या होता है? इस सभ्यता का उत्खनन कार्य किया जाता है। जॉन मार्शल के नेतृत्व में क्या किया गया? उत्खनन कार्य किया गया। किस सभ्यता का? सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन कार्य जॉन मार्शल के नेतृत्व में। याद रखना, जॉन मार्शल के नेतृत्व में क्या किया गया? उत्खनन किया गया। इसीलिए हमने सबसे पहले ये लिखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण तत्कालिक महानिदेशक क्या था? तत्कालिक महानिदेशक था कौन? जॉन मार्शल, जिसने क्या किया था? इसका नाम देखना, पीछे ये नाम लिखा हमने। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण यानी पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। इन्होंने इसका नाम क्या दिया था? सिंधु घाटी सभ्यता दिया था। चलो, तो इसके द्वारा किया गया था पुनर्गठन। और उत्खनन कार्य के समय भी कौन है? जॉन मार्शल ही है। उत्खनन कार्य के समय कौन था? जॉन मार्शल था। बात करते 1921 की। 1921 में इस सभ्यता का पहला स्थल खोजा गया। 1921 में हड़प्पा सभ्यता का प्रथम स्थल खोजा गया था। प्रश्न आता है हड़प्पा सभ्यता का, प्रश्न आता है हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल है हड़प्पा।
हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल है। प्रथम स्थल ही कौन सा था? हड़प्पा था। तो हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा है? हड़प्पा। हड़प्पा की खोज कब हुई? 1921 में। हड़प्पा की खोज कब हुई? 1921 में हुई थी। और हड़प्पा की खोज 1921 में हुई तो वहां खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा की खोजकर्ता, हड़प्पा स्थल की खोजकर्ता, तो हड़प्पा स्थल की खोज करने वाले विद्वान का नाम है खोजकर्ता। खोजकर्ता था दयाराम साहनी। कौन था? दयाराम साहनी ने खोज की थी। किसकी? हड़प्पा स्थल की। हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी के नेतृत्व में उत्खनन कार्य हुआ था। हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे? तो हड़प्पा स्थल कौन सी नदी के किनारे? हड़प्पा स्थल है रावी नदी के किनारे। हड़प्पा स्थल रावी नदी के किनारे प्राप्त हुआ। और वर्तमान में कहां पर पड़ता है? तो वर्तमान में ये कहां पर है? पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान में है वर्तमान में। देखो सिंधु घाटी सभ्यता के टीलों की ओर ध्यान 26 में आकर्षित कर लिया। ध्यान कब आकर्षित कर लिया? 26 में आकर्षित कर लिया। लेकिन उत्खनन कार्य 95 वर्ष बाद में हुआ। कब? 1921 में। और खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा। हड़प्पा की खोज करने वाला व्यक्ति कौन है? दयाराम साहनी। और ये वर्तमान में कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान में। नदी कौन सी थी? रावी नदी। अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ? रावी नदी के किनारे प्राप्त हुआ। रावी का वैदिक नाम परूषणी नदी है, उसी के किनारे प्राप्त हुआ था। दूसरा खोजा गया स्थल कौन सा? तो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा खोजा गया स्थल कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा खोजा गया स्थल था 1922 में। और स्थल कौन सा खोजा गया? मोहनजोदड़ो। कौन सा स्थल खोजा गया? मोहनजोदड़ो खोजा गया था। दूसरा स्थल हड़प्पा सभ्यता का दूसरा खोजा गया स्थल है मोहनजोदड़ो। कौन सा स्थल है? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? 1922 में हुई। खोजकर्ता कौन था? तो मोहनजोदड़ो का खोज करने वाला व्यक्ति था राखल दास बनर्जी। खोज किसने की? राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। जबकि इसका अगर उत्खनन कार्य की बात करें तो उत्खनन करता दो व्यक्ति हैं। एक का नाम था वहीलर। एक का नाम क्या है? वहीलर। और एक का नाम था एम.एस. वत्स। दूसरे का नाम क्या था? एम.एस. वत्स। किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ? तो ये कौन सी नदी के किनारे प्राप्त हुआ? सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। और कहां पर है? ये भी वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में। वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में। इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता की जो डेट है वो क्रमबद्धता से याद करनी है। सबसे पहले 1826 में टीलों की ओर ध्यान आकर्षित करने वाले अंग्रेज का नाम क्या था? चार्ल्स मेसन था। हड़प्पा की सभ्यता की टीलों की ईंटों का प्रयोग कराची से लाहौर तक रेल निर्माण कार्य किया गया। रेल निर्माण करने वाले विलियम ब्रट, जॉन ब्रट थे। ईंटों का प्रयोग किया गया था रेल मार्ग कार्य में। पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? 1861 में। स्थापना करने वाला अध्यक्ष कौन था? तो स्थापना के समय अध्यक्ष कनिगम। और वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। पुरातत्व विभाग का पुनर्गठन 1902 में किया गया। उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल का नाम क्या था? लॉर्ड कर्जन। 1902 में भारत का गवर्नर जनरल, ये मैं बोल दूं वायसराय। वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन के समय पुनर्गठन हुआ। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। हड़प्पा स्थल की सबसे पहले खोजकर्ता दयाराम साहनी था। 22 में इसकी खोज की गई। मोहनजोदड़ो की खोज करने वाला राखलदास बनर्जी था। सिंधु नदी, पाकिस्तान और वहीलर व वत्स द्वारा इसका क्या किया गया? उत्खनन किया गया था। तो ये थी हड़प्पा सभ्यता की बात। अब बात करते हैं इसके विस्तार की, स्वतंत्रता के समय की। तो मैं बात कर रहा हूं स्वतंत्रता के समय, यानी स्वतंत्रता व विभाजन के समय। स्वतंत्रता व विभाजन के समय, स्वतंत्रता व विभाजन के समय खोजे गए स्थलों में से भारत में कितने स्थल रहे?
तो स्वतंत्रता एवं विभाजन के समय भारत में केवल 2 स्थल बचे थे। खोजे गए स्थलों में से इस समय कितने स्थल बचे? 2 स्थल शेष रहे थे, बाकी चले गए कहाँ? पाकिस्तान में। तो भारत में 2 स्थल कौन कौन से हैं जो स्वतंत्रता के समय थे? एक स्थल का नाम है रंगपुर। कौन सा स्थल है? रंगपुर। कहां पर है? गुजरात में। और दूसरे स्थल का नाम था कोटला निहंग। दूसरे स्थल का नाम क्या था? कोटला निहंग। और कोटला निहंग कहां पर है? पंजाब में। ये 2 स्थल भारत में बचे थे, शेष सभी स्थल कहां पर चले गए? पाकिस्तान में। अब प्रश्न आप पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के समय भारत में कितने स्थल थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्वतंत्रता के समय भारत में 2 स्थल थे। एक का नाम है रंगपुर और दूसरे का नाम है कोटला निहंग। रंगपुर कहां पर है? गुजरात में। और कोटला निहंग कहां पर है? पंजाब में। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बात करें कि इसका विस्तार कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो यहाँ बात कर रहा हूं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। इस सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो था वो कहां कहां तक फैला हुआ था? संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो उत्तरी स्थल अफगानिस्तान में पड़ता है और उसका नाम था सोरतुघोई और मुंडीगाग। सोरतुघोई और मुंडीगाग उत्तरी स्थल। अगर भारत में बात करें तो भारत में उसका स्थल होगा कौन सा? मांडा। तो मैं यहाँ विस्तार की बात लिख रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था, देखना ये सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बात। एक है उत्तरी स्थल है, नॉर्थ, दक्षिणी स्थल है, पूर्वी स्थल है। पूर्वी स्थल कौन सा था? और पश्चिमी स्थल है। चारों की बात कर रहे हैं। अगर पूरे की बात करें तो इसका स्थल आता है अफगानिस्तान में। कहां पर है? अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में है उत्तरी स्थल है और अफगानिस्तान के उत्तरी स्थल का नाम क्या था? मुंडीगाग सोरतुघोई। एक का नाम है सोरतुघोई और दूसरे का नाम है मुंडीगाग। लेकिन अगर भारत की बात करें तो यहाँ भारत में इसका उत्तरी स्थल है जिसका नाम है मांडा। क्या नाम था? मांडा। और मांडा जो स्थल है वो किस नदी के किनारे? तो मांडा है चिनाब नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। बात करें कि मांडा किस राज्य में स्थित है, तो मांडा कश्मीर में स्थित है। कहां पर है? कश्मीर में स्थित। तो मांडा चिनाब नदी के किनारे उत्तरी स्थल। कौन सा स्थल है? उत्तरी स्थल है मांडा चिनाब नदी के किनारे। दक्षिणी स्थल की बात करें, दक्षिणी स्थल का नाम है दक्षिण देमाबाद। स्थल का नाम क्या है? देमाबाद। देमाबाद किस नदी के किनारे? तो देमाबाद चिनाब नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। सॉरी, देमाबाद चिनाब नदी के नहीं, चिनाब नदी के उत्तरी है। देमाबाद कौन सी नदी के किनारे? परवरा नदी के किनारे। देमाबाद परवरा नदी के किनारे। और परवरा नदी कहां पर पड़ती है? महाराष्ट्र। तो दक्षिणी स्थल देमाबाद परवरा नदी के किनारे कहां पर है? महाराष्ट्र में। पूर्वी स्थल की बात करें, पूर्वी स्थल का नाम है आलमगीरपुर। स्थल का क्या नाम है? आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कहां पर है? तो आलमगीरपुर पड़ता है हिंडन नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। और हिंडन नदी के किनारे जो स्थल था कौन सा? हिंडन नदी के किनारे जो स्थल है वो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। तो पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, हिंडन नदी उत्तर प्रदेश, उत्तरी स्थल मांडा चिनाब नदी कश्मीर राज्य में, दक्षिणी स्थल देमाबाद परवरा नदी महाराष्ट्र में। बात करते हैं पश्चिमी स्थल की, और पश्चिमी स्थल का नाम क्या था? सुतकांगे डोर। सुतकांगे डोर। सुतकांगे डोर। नदी का नाम क्या है? तो नदी का नाम है दास्क। नदी का क्या नाम था? दास्क नदी। और ये कहां पर पड़ता है? तो ये पड़ता है कहां पर? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। कहां पर पड़ता है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। तो 4 स्थलों की बात हो गई। भारत की बात, जैसे भारत का उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर, दक्षिणी तमिलनाडु, पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का उत्तरी गंगानगर, दक्षिणी कौन सा? बांसवाड़ा, पूर्वी धौलपुर और पश्चिमी कौन सा? जैसलमेर। तो उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरी स्थल का नाम क्या है? मांडा। नदी कौन सी? चिनाब। और राज्य कौन सा? कश्मीर।
इसी प्रकार से दक्षिणी स्थल का नाम देमाबाद, नदी का नाम चिनाब और महाराष्ट्र में स्थित है। पूर्वी स्थल का नाम आलमगीरपुर है, नदी का नाम हिंडन और राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। तो पश्चिमी स्थल की बात करें, सुतकांगे डोर, दास्क नदी और कौन से राज्य में? बलूचिस्तान राज्य में, पाकिस्तान में स्थित है। अब इसके उत्तर से दक्षिण का विस्तार और पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण का इसका विस्तार था 1400 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना? 1400 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम का इसका विस्तार है वो है 1600 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना? 1600 किलोमीटर। ध्यान देना, राजस्थान का विस्तार भी पूर्व से पश्चिम का ज्यादा है। राजस्थान का विस्तार पूर्व से पश्चिम का है 869 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण का है 826 किलोमीटर। जबकि भारत का उल्टा है, भारत का उत्तर से दक्षिण का है 32-14 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम का कितना है? 29-33। तो अगर एक बात के अकॉर्डिंग इसको याद करें तो ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार और राजस्थान का विस्तार समतुल्य है, समकालीन है, क्योंकि वो भी पूर्व से पश्चिम का लंबा और ये भी पूर्व से पश्चिम का लंबा कितना किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण का कितना है? 1400 किलोमीटर है। ठीक, तो अब देखना, ये तो बात हो गई विस्तार की, ये है चारों स्थलों की बात। अब बात करते हैं इसकी आकृति कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर आकृति की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति है त्रिभुजाकार। आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति है त्रिभुजाकार। कैसी आकृति है? त्रिभुजाकार आकृति है। और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर, 15 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये 15 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग माना जाता है। हालांकि 13 लाख लिखा हुआ मिलेगा, पर ध्यान रखना 2014 में, 2016 में, 2002 में उत्खनन जो किए गए उसके आधार पर वर्तमान में 15 लाख वर्ग किलोमीटर है, न कि कितना? 13 लाख। आपको 13 लाख लिखा हुआ मिलेगा, पर ध्यान रखना किलोमीटर कितना है? 15 लाख वर्ग किलोमीटर है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार कितना माना जाता है? 15 लाख वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल माना जाता है। इसका सिंधु घाटी सभ्यता का। तो विस्तार की बात हुई, 4 स्थलों की बात हुई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी थी, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। यहाँ से प्रश्न पुटअप किया जाता है सीधा सा कि सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल कौन सा था? तो दक्षिण कौन सा? देमाबाद। उत्तरी स्थल कौन सा? हाँ, सबसे उत्तरी स्थल पूछे, सबसे उत्तरी स्थल, तो सबसे उत्तरी स्थल आएगा अफगानिस्तान वाला सोरतुगोई। और अगर ये पूछे भारत में उत्तरी स्थल, तो भारत में उत्तरी स्थल कौन सा आएगा? मांडा आएगा। बात समझ में आई? ये जो विस्तार है ये मांडा से, ये जो विस्तार है ये कहां से है? ये मांडा से लेकर कहां तक का? देमाबाद का 1600 किलोमीटर, ये सुतकांगे डोर का आलमगीरपुर तक कितना है? 1600 किलोमीटर और ये कितना? 1400। ठीक है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? विस्तार था। अब हम इसके कुल स्थल कितने थे, कौन सा स्थल कहां पर प्राप्त है और उन स्थलों में कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनके बारे में जो जानकारी है अगली क्लास में प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।